Light incident normally on a plane mirror attached to a galvanometer. ठीक. Coil retraces backwards as shown. The current in the coil produces a deflection of 3.5 डिग्री in the mirror. ठीक है. तो मिरर को अटैच करके रखा है कॉइल के साथ, तो मिरर में कितना डिफ्लेक्शन आया? 3.5 डिग्री का आया. व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑन अ लाइट स्क्रीन प्लेस्ड एट 1.5 मीटर अवे. ठीक है. तो इंसिडेंट लाइट अगर प्लेन मिरर पे गिरेगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा. ये जो दिखाया जा रहा है ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है प्लेन मिरर से. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं? से फॉर एग्जांपल यू आर रोटेटिंग द मिरर बाय सम एंगल, लेट दैट एंगल बी अल्फ़ा. ठीक है. इसको हम आई ही लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं. ये पहले भी एंगल आई था, बाद रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल आई पे ही जाएगा. अब अगर आप इसको अल्फ़ा एंगल से रोटेट कर दोगे तो क्या होगा बताइए? आपका जो नॉर्मल होगा वो भी अल्फ़ा एंगल से ही रोटेट हो जाएगा. रोटेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका नया नॉर्मल है. ठीक. ये आपका पुराना नॉर्मल था. ठीक है. अब बताइए आपका नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? व्हाट इज़ द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस? अगर ये भी अल्फ़ा से रोटेट हो गया देन व्हाट इज़ द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस? आई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा. तो नया जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, इंसिडेंट रे तो वही रहा, जो नया रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो भी कितने एंगल से जाएगा बताइए? यहाँ से न्यू वाले नॉर्मल से. इज़ दिस एंगल इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा अगेन? बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक है. तो अगर ये भी आई प्लस अल्फ़ा होता है तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे ने कितना टर्न किया, मतलब व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द न्यू रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रीवियस रिफ्लेक्टेड रे? न्यू रिफ्लेक्टेड रे इज दिस. अब ये तो ज्योमेट्री साफ साफ तुम्हारे सामने दिख रही है, उसको देख के बताओ. ये ज्योमेट्री साफ, ये देखिए पहले जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वैसे हो रहा था. ठीक है. अब आपने मिरर को क्या किया है? टर्न कर दिया है. कितने एंगल से रोटेट किया आपने मिरर को? अल्फ़ा थीटा कुछ भी मान लीजिए. सही है कि अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं, क्या करते हैं मिरर को? ठीक है. अगर थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट करेगा बताइए? 2 थीटा से. फिर से पढ़िए. अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा एंगल से तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे रोटेट होगा? 2 थीटा पे होगा. इतना समझ में आया? पक्का? तो अब इस क्वेश्चन पे आइए. डिफ्लेक्शन मिरर में कितना बताया जा रहा है? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3.5 डिग्री. ठीक है. ठीक है. तो बताइए जो रे रोटेट करेगा वो कितना रोटेट करेगा बताइए? 2 थीटा करेगा ना. रिफ्लेक्टेड रे जो है वही रिफ्लेक्टेड स्पॉट बनाएगा ना, तो वो कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा? 2 थीटा, यानी 7 डिग्री से. बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब आप ये बताइए d/1.5 इसको आप tan थीटा लिख सकती हैं कि tan 2 थीटा लिख सकती हैं क्या? d/1.5. ये रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पॉइंट कर रहा है. सही है? कर रहा है. और एंगल बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एंगल के लिए क्या होता है बताइए? tan थीटा और sin थीटा दोनों को थीटा लिखते हैं, तो ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा. फॉर एंगल टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा भी थीटा लिखा जा सकता है और sin थीटा भी थीटा लिखा जा सकता है. ये कैलकुलस कहता है. सही है? तो बताइए tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं. बस एक कैच ये है
कि आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? हाँ, ये तभी लगेगा जब थीटा रेडियन में लिखेंगे। अब बताइए 2 थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी आ गई? 2 थीटा की वैल्यू रेडियन बताइए। तो 7 को डिवाइड करेंगे 180 से, मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, हो गया। अब आप डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल को डिवाइड करिए 180 से, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। करके बताइए कितना है, कैलकुलेटर ऑन कीजिए। क्वेश्चन में ये सीखा कि हम अगर प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे एंगल थीटा से, ठीक, सेम इंसिडेंट रे रहेगा, उसका रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से टर्न करेगा। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पॉइंट कर रहा था इस जगह पे, आपने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर गया, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब ये हुआ डिफ्लेक्शन, ये हुई डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा। लेकिन स्मॉल एंगल के लिए tan 2 थीटा को क्या लिख देंगे बताइए? 2 थीटा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू 3.5 डिग्री है, 7 डिग्री आ गया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। क्लियर? ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेटा ग्लास निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगी? वैक्यूम वाले को ग्लास वाले से डिवाइड करेंगी, तो आपका वैल्यू 3/2 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो, तो आप वैक्यूम वाले को वाटर वाले से डिवाइड करेंगी, तो ऊपर में 3 आएगा, नीचे में 9/4 आएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, सो इट इज़ 4/3। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, तो आप ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगी, ठीक। तो ये आ जाएगा, नहीं, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो इट विल बी 9/8 आएगा। 12 कैसे आएगा भाई? भाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस निकले, मैं दोनों को डिवाइड करने बोल रहा हूँ, मतलब इतनी कौन सी बड़ी चीज़ मैंने पूछ ली आपसे, बताइए। तो आंसर 9/8 आ जाएगा, आएगा। हालांकि आप इसको वेलोसिटी से भी कर सकती थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी के टर्म्स में अगर आप इसको बोलती, तो आप क्या बोलती बताइए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर आप बोलती, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप डिवाइड करते, तो वाटर वाली वेलोसिटी चली जाती ऊपर, और ग्लास वाली वेलोसिटी आ जाती, और फिर आप वेलोसिटी से डायरेक्ट भी निकाल सकती थी, तो भी आपका आंसर 9/4 ही आता, 9/8 ही आता। बोली समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से कर सकती हो, पहले दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, या फिर डायरेक्ट उनका एक्सप्रेशन निकाल लो। अब आप गौर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब ऊपर में ग्लास और नीचे में वाटर, यही है ना। लेकिन वेलोसिटी उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर बाई ग्लास आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लाइट की जो वेलोसिटी है उस मीडियम में उसके इन्वर्सली होता है। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है हमें कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उसके इन्वर्सली होगा। इज इट एपरेंट हियर? बोली समझ में आ रहा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया। अब आप स्नेल्स लॉ पे आ जाइए। स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n/1। आई और आर से बढ़िया उसको θ1 θ2 लिखिए। θ1 माने जिसमें कौन सा रे जा रहा है? θ2 माने कौन सा? बिल्कुल। तो यहाँ से साइन थीटा ऑफ 1 बाई साइन थीटा ऑफ 2 को आप लिख सकते हो n2 बाई n1। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और इससे आपको फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, देखिए, n1 साइन θ1 इक्वल टू n2 साइन θ2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा दोनों मीडिया के लिए। समझ गई? साइन θ1 बाई साइन θ2 इक्वल टू n2 बाई 1, और n सी के इन्वर्सली होता है, तो c1 बाई c2 आ गया। और c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। क्यों लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये मैंने पढ़ाया था आपको।
क्योंकि किसी भी वेव के लिए हमें ये पढ़ाया जाता है कि वेव का जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्स पे डिपेंड करती है। एक बार लाइट पैदा हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती तो मीडियम के हिसाब से क्या चेंज होगा? दो चीज़ें बदलेंगी, एक बदलेगी वेलोसिटी ऑफ लाइट और दूसरा बदलेगा वेवलेंथ, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि न्यू कांस्टेंट है। तो अगर वेवलेंथ 2 गुना हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, तो वेलोसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर वेवलेंथ हाफ हो जाए तो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में टेक्निकली कुछ भी हो सकता है, थ्योरेटिकली। हाउएवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? इज इट क्लियर? फिर मैंने ये बताया था कि ऐसा मत समझिएगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही डेंसर होगा। जैसे केरोसिन और वाटर का कंपैरिजन मैंने बताया था, वाटर के ऊपर केरोसिन ऑयल डालेंगे तो तैरने लगेगा, यानी केरोसिन पानी से डेंसिटी वाइज हल्का होता है। केरोसिन पानी से डेंसिटी वाइज क्या होता है? लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी ज़्यादा होती है पानी के कंपैरिजन में। तो इस परसेप्शन को लेके नहीं चलना है कि डेंसर या रेयरर को डेंसिटी से कोई लेना है, ठीक है? कोई लेना देना डेंसिटी से खास नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर होना और अदरवाइज डेंसर होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक? इनफैक्ट अगर आप वेव बदल दो, लाइट की जगह साउंड की बात करो, तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। जितना सघन यानी क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स वाला मीडियम मिलेगा उतना साउंड ट्रेवल फास्ट करेगा, और लाइट उतना स्लो करेगा, क्योंकि लाइट को चाहिए वैक्यूम। तो अगर हम वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील लिखे हुए हैं और हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं रेयरर से डेंसर की तरफ। लेकिन अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं डेंसर से रेयरर की तरफ। याद रखिए, जितना रेयरर मीडियम, वेव की वेलोसिटी उसमें उतनी ज़्यादा। रेयरर का मतलब क्या हुआ बताइए? व्हाट इज रेयरर? मोर वेलोसिटी ऑफ वेव। रेयरर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी बताइए? डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी बताइए? यहां तक समझ में आ गया? N12 और N21 को एक दूसरे को उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। N12 का मतलब N1 बाई N2 होगा, और N21 का मतलब क्या होगा बताइए? N2 बाई N1। क्लियर है? इधर ध्यान दो, सब कुछ उससे थोड़ी कराऊंगा, इधर ध्यान दो, ठीक है? तो N12 और N21 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब करने वाले हैं, ठीक? आइए पहले इस रिफ्रैक्शन को हम समझते हैं कि ऑप्टिकली ये लाइट जो है कैसे डेविएट हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप समझिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे जा रही है, सही है? ये नॉर्मल रे है, सही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1 है, ठीक? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक? इस सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, इस सरफेस पे, पहले वाले सरफेस पे, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर एयर से आ रहा है तो एयर इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज वैक्यूम। सो कैन आई राइट साइन I1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1? कैन आई राइट दिस यूजिंग स्नेल्स लॉ? साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू। म्यू ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं n लिख देता हूँ। चलिए अब सही है? फर्स्ट मीडियम का तो कुछ है ही नहीं, 1 है ग्लास का, और दूसरा जो है उधर वाले का दिया हुआ n। समझ गए? ठीक है। अब आइए बताइए
इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ग्लास से एयर में जाते हुए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 मान लीजिए। यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको R2 मान लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं I2 को R1 के बराबर लिख सकता हूँ क्या? और अगर लिख सकता हूँ तो क्यों, बताइए। वाई I2 आई कैन राइट इक्वल टू R1? सर क्योंकि मीडियम के अंदर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है ना। कोई भी नई थ्योरी खुद से पनपा नहीं देंगे। मीडियम के अंदर कहाँ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंस दोनों कैसे हो जाएगा, ये समझाओ। हाउ कैन रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंस एंगल विल बी सेम इन द सेम मीडियम? रिफ्रैक्टेड दूसरे मीडियम में होगा, इंसिडेंट दूसरे मीडियम में होगा। अरे बेवकूफ़ों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मैं 6th क्लास ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहा है? पढ़ा है कभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? बताओ यार। अब यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ दूसरे वाले सरफेस में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। अब मैं लिखूँगा साइन R1, ठीक। याद रखिए मेरा स्नेल्स लॉ क्या था, N1 साइन θ1 जो था वह N2 साइन θ2 के बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना। ये होता है स्नेल्स लॉ। आप समझ गई? जब आप यहाँ लगा रही थी तो N1 का वैल्यू 1 था, N2 का वैल्यू N था। समझ में आ रहा है? θ1 की वैल्यू I1 थी, θ2 की वैल्यू R1 थी। अब आप दूसरी सरफेस पे खड़ी हैं, बताइए इस बार आपका फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा? जब आप ग्लास से एयर में वापस जा रही हैं तो विच मीडियम इज फर्स्ट मीडियम? N होगा। विच मीडियम इज सेकेंड मीडियम? बहुत बढ़िया। अब बताइए θ1 के जगह आप क्या लिखने वाली हैं? फर्स्ट मीडियम पे एंगल। अरे फर्स्ट मीडियम का एंगल पूछ रहा हूँ, θ1। यस बोलो। R1 कह लो या I2 कह लो, हाँ या ना। सेकेंड मीडियम का R2। क्लियर है? अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगी बताओ। N1 यानी N साइन R1 इक्वल टू 1 साइन R2। बोलो समझ में आया? अब जरा इस इक्वेशन को 2 को ये जो इक्वेशन 1 यहाँ आया था उससे कंपेयर करो। इसके RHS में क्या दिखता है आपको? N साइन R1। और उसके LHS में क्या दिखता है? तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? तो क्या मैं I1 को R2 के बराबर लिख सकता हूँ? यानी निकलते समय ये एंगल I2 के बराबर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर फ्रॉम 1 and 2? दैट R2 इज इक्वल टू I1। बोलिए हाँ या ना। तो मैंने उसको उसके बराबर लिख दिया। विच मीन्स वॉट? कहना इससे अगर ये भी नहीं, R2 I1 के बराबर है ना, I1 के बराबर, सॉरी। अब ये बताइए, ये आपको 2 लाइंस दिख रही हैं। एक्सटेंड करके बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, दिख रही है? सही है? अच्छा बढ़िया। अब बताइए ये जो लाइन है इसको हम थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने काट दिया। सही है? अब बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल? यार दिस एंगल इज I1, yes or no? एंड दिस एंगल इज ऑल्सो I1, दिस एंगल इज ऑल्सो I1। सही है? इसी तरह से ये भी I1 हो जाएगा पूरा का पूरा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो क्या आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है? मैंने जिस पे स्टार लगाया वो सारे बराबर हैं, देखिए, और बराबर विथ अ लॉजिक हैं। वाई दीज टू आर इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। थैंक गॉड समथिंग इज I mean you still remember that thing. Now tell me why this and this are equal? No, I haven't proved it parallel. Don't say corresponding.
नाउ दिस इज I1 ना, करेक्ट, दिस I1 Yes, sir. एंड ये भी आई वन हाँ ये I1 कैसे है वही मैं पूछ रहा हूँ। ये और ये हाँ ये दो अब पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करना होगा आप समझो, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर प्रूव करना होगा, तभी जाके हम प्रूव कर पाएंगे ना पैरेलल। तो ये और ये बराबर होगा तभी हमारा काम चल पाएगा। बेटा ये I1 हो गया, Yes, sir. और ये यहाँ से I1 क्यों हुआ बताइए, ये तो I1 लिख सकते हैं ना हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर ठीक है, नहीं अल्टरनेट ही करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो पैरेलल है ना, तो इसको तो ये ट्रांसवर्स काट रहा है ना, Yes, sir. तो ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हुआ बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल, Yes, sir. वैल्यू इसकी I1 आ गई, और इसको हम ऑलरेडी I1 प्रूव कर चुके हैं, सही है। तो अगर हम इन दो रेज को ले लें, कौन से वाले रेज को, पहले मिटाने दीजिए बहुत ज़्यादा, अब देखिए फिर से एक बार, ठीक, अगर हम इस वाले लाइन को ले लें और इस वाले लाइन को ले लें तो ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन, Yes, sir. और आपने करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको इतना इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इतना इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा आपको कि प्रूव करने के लिए। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप उसको लिख दीजिए, तो टीचर उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। So ultimately what we have proved? We have proved that these two rays are parallel. Which two rays I am talking about? I am talking about the, हाँ, जो इंसिडेंट रे गया था I1 और फाइनली जो एमर्जेंट बीम निकला, ठीक है, ये जो इंसिडेंट बीम गया था और जो एमर्जेंट बीम गया है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये प्रूव कर दिया हमने। इंसिडेंट बीम इज पैरेलल टू एमर्जेंट बीम, ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया यहाँ। बोली समझ में आया। एक तो ये प्रूव करना था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट हो के जाएगी तो जिधर जाएगी इंटर करेगी, फाइनली निकलते समय उसके पैरेलल निकलेगी। लेकिन क्या सेम पाथ के अलोंग निकली? नहीं निकली है, थोड़ी दूर पे निकली है। तो उनके बीच में एक लेटरल शिफ्ट यानी दूरी बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट। क्या कहेंगे उसको, लेटरल शिफ्ट। अब जो अगला हमारा कार्यक्रम है वो इस लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करने का है, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, लेटरल शिफ्ट। सो लेट्स डू इट। सो लेट दिस लेटरल शिफ्ट बी x. Okay, can I draw the same line over here? Will it make any difference if I draw it like this? Is it the same? Yes, sir. Okay, I'm calling it x. Okay, is it a right angle triangle? Okay, Yes. and then I will extend this line also. So let me extend it. इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे मान रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको मैंने लिया है A, इसको मैंने लिया है B, इसको मैंने लिया है C और इसको मैंने लिया है D। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसको हमने मान लिया है T। ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसको हमने मान लिया है T। क्लियर? अब आप गौर से देखिए, ट्रायंगल ABC में और AC निकालना है हमें। पहले हमने कौन सा ट्रायंगल यूज़ किया है, ABC। ABC ट्रायंगल में हमें पता है AB, तो हम AB को रखेंगे नीचे। बोली सही है। और हमें निकालना है AC, तो हम AC को रखेंगे ऊपर। सही है। बताइए AC/AB कौन से एंगल का कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिखलाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट AC/AB। R1 के टर्म्स में बताइए। सेक, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा सेक R1, 1/cos आएगा। तो इससे आपने AC निकाल लिया। ये बताइए AB की लेंथ को T लिख सकते हैं क्या? तो ये T सेक R1 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब आपको ADC ट्रायंगल में AC मिल चुका है। ADC ट्रायंगल में आपको क्या मिल चुका है? AC मिल चुका है। तो अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ADC। किसको यूज़ करेंगे? ट्रायंगल ADC को। ट्रायंगल ADC, ठीक है। AC निकालना था, AB पता था।
और इसका रेशियो हमने लिखा sec r1। बोलिए हाँ या ना। अब आप r1 को r लिखिए, देखिए चलिए वो करवा दूंगा बाद में आपको, ठीक है। AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए, T sec r1, सही है। अब हम वापस यूज़ करेंगे ट्रायंगल ADC। क्या यूज़ करेंगे, हमें निकालना क्या है इसमें, x यानी DC। हमें पता क्या चल चुका है, बताइए DC और AC के रेशियो को आप क्या लिख सकती हैं। इस बार आप अपना इस एंगल के रूप में लिखिएगा। व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट कैन बी रिटन फॉर दिस एंगल, टेल मी। ये जो एंगल मैंने लाल रंग से मार्क किया इसको क्या लिख सकते हो आप, कम ऑन ट्राई। I1 माइनस R1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, I1 माइनस R1, सही है। बताइए इसका क्या है, DC अपॉन AC को क्या बोल सकते हैं I1 माइनस R1 के टर्म्स में, tan कैसे आएगा, AC हाइपोटेन्यूस है जी इसका, और इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस हो रहा है, साइन I1 माइनस R1 आएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC, DC यानी शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू डाल दीजिए, I1 माइनस R1। अब इस चीज़ को आप याद रखो या देखो, यहाँ पे दोनों तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ग्लास के बाहर वाली दोनों एंगल्स I है कि नहीं, I1 है कि नहीं, और ग्लास के अंदर वाली दोनों एंगल्स R1 है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। तो R1 को R लिखो, I1 को I लिखो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा क्या। तो अगर हम I1 को I लिखें और R1 को R लिखें तो हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला आया T sec R साइन I माइनस R। बोलिए समझ में आ गया, ये आपके शिफ्ट का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किया गया है और शिफ्ट की कैलकुलेशन की गई, ठीक है। क्लियर है वाइड एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ अभी हमने प्रूव कराया था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। एंड ऑब्वियस है n1 2 का मतलब आप जब लिखती हैं तो इसका मतलब होता है n1 बाई n2, और n2 1 का मतलब जब आप लिखती हैं तो इसका मतलब होता है n2 बाई n1। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं है जी, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिख सकती हैं। देखिए ना RHS से चलिए, n3 1 इंटू n1 2, सही है। इसको आप क्या लिखिएगा बताइए, n3 अपॉन n1 इंटू n1 अपॉन n2, n1 कट जाएगा, आंसर आ गया n3 बाई n2 विच इज़ n3 2। तो सिंस ये NCERT में है तो इस पर क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बोलिए समझ में आया। जैसे क्वेश्चन मैं दे दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C with respect to B is n1, है ना, and refractive index of medium C with respect to B is say for example n1, and medium C with respect to with respect to A is n2, ठीक है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, करके बताइए कितना आएगा। खोलिए रफ कॉपी, देखिए आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिए।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये देख रही हो। अब तुमको बीच में ए घुसाना है, तो सी का ए के रिस्पेक्ट में लिखोगी तो इनटू करोगी तो यहाँ ए ऊपर आएगा, फिर मतलब ए जो है वो इंसर्ट होगा सी और बी के बीच में। आप समझ रही है मेरी बात? तो यहाँ ए नीचे आएगा और यहाँ पे ए ऊपर जाएगा। हिंट भी दे दिया मैंने, वैल्यू भी दे दी। अब आप करके दिखाओ किसका दिया हुआ, किसका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, दैट यू नीड टू फाइंड। टेल मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ n1 n2। NCB कितना दिया हुआ है? n1, और NCA दिया हुआ है n2। सर n1 बाय n2। तब तो A विथ रेस्पेक्ट टू B निकालना है, n1 बाई n2 हो जाएगा। B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना होता तो n2 बाई n1 हो जाता। समझ में आ रहा है? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? तब ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक, ये देखिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का संबंध। ठीक, आप जब किसी चीज़ को पानी के अंदर देखती हैं पड़ा हुआ, तो आपको उसका लेवल थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्यों ऊपर दिखता है और कितना ऊपर दिखता है, इसका पता लगाना। अब देखिए नॉर्मल व्यूइंग, ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग, मतलब बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग आप देख रहे हैं। ज़्यादातर हम ऐसे ही देखते हैं, नॉर्मल के अलोंग ही देखते हैं। ठीक है, जितना इंक्लाइन करेंगे उतना ये अंतर विजिबल ज़्यादा होता जाएगा, मतलब ये एपरेंट डेप्थ जो होगी और ज़्यादा ऊपर ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होता है। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल के अलोंग जाता रे तब तो बिल्कुल सीधा जाता। अच्छा, अगर यहाँ से रे ऐसे जा रहा है तो इस सरफेस पे क्या हो रहा है बताइए, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ होगा उसको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरह से अगर इसके अलोंग जाता इंसिडेंट रे तो ये रिफ्रैक्ट ऐसे होता, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ है कि एपरेंट डेप्थ जो हुआ वो एक तरह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, उसकी लोकेशन बताता है। आइए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABO, जिसके लिए देखिए यहाँ से ये इंसिडेंट एंगल होगा। मैं इंसिडेंट एंगल हमेशा फर्स्ट मीडियम में लेता हूँ। इंसिडेंट रे यहीं से जा रही है, ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको रिफ्रैक्टेड रे मिल रही होगी ना। ठीक है, और ये जो एंगल हो गया ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इतना किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा है? तो बताइए ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो गया? टेल मी व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? r माइनस i, यस सर, R माइनस है। टोटल r हो जाएगा ऊपर। हाँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, सॉरी, हमें ये वाला चाहिए। ये तो आई हो जाएगा अकेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल? इफ दिस इज R, देन दिस इज ऑल्सो व्हाट? R। से यस, यस सर। पक्का? Now I am taking two triangles. First of all, I am taking triangle ABO, right? AB will be common ना, so ABO मिलेगा पहला ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABO सब लोग देख रहे हैं? यस सर। ट्रायंगल ABO में मैं AO को लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं AB को लेना चाहता हूँ। बताइए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेगा और किसका? AO बाई AB। अरे बेटा जी, AO डिवाइडेड बाई AB क्या बनेगा? AO डिवाइडेड बाई AB। cos i। कॉस कैसे यार? एक सर बेस हो गया ना, हाँ, बेस और परपेंडिकुलर हो गया। ये तो हाइट AB भी लेते हैं। अरे इस ट्रायंगल को देखो बाबा, रुको यार, व्हाट इज AO बाई AB? इट्स नॉट tan, cot cot I। I के लिए बेस है और परपेंडिकुलर है, cot I होगा। बोलिए है? अरे है कि नहीं है?
बहुत गलत बात है। ठीक है, अब आइए दूसरे ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, इसको ड्रॉप करिए। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाले ट्रायंगल की। ग्रीन कलर का ट्रायंगल बनाया मैंने, दिख रहा है आपको? अब इस ट्रायंगल में मुझे बताइए, ट्रायंगल का नाम है इस बार ए बी ओ डैश। बताइए ए बी ओ डैश में ए ओ डैश डिवाइडेड बाई ए बी को क्या लिखेंगे आप? What are? बाकी लोग बैठने के लिए आए हैं सत्संग में चुपचाप। कॉट ऑफ व्हाट? आर। पक्का? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। इधर देखो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ? कॉट आर बाई कॉट आई। कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, ऐसा सुना है कभी? तो क्या हम इसको टैन आई बाई टैन आर लिख सकते हैं? अब देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और, तो ये आपका देखिए आ गया, वैल्यू आ गया। पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या आया, ये आया है h1/h2। सही है? अब बेटा h1/h2 नहीं याद रहता दुनिया को, नहीं याद रहता, तो मैं इसको कुछ और भी नाम दूंगा, उसको आप ध्यान से याद रखिएगा और वही लिखिएगा फॉर्मूले में। h1 का मतलब एपरेंट डेप्थ t डैश, ये दुनिया भर की किताबों में आपको ऐसे मिलेगा, t डैश और t। कुछ अच्छी किताबों में इसी को लिखेगा v और इसको लिखेगा u, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सरफेस से और एक है इमेज का डिस्टेंस। बोली समझ में आ रहा है? अब इस फॉर्मूले को मैं तरह तरह से लिखूंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वैसे याद रखिएगा। सो h1/h2 is basically also equal to t dash by t. Am I clear? Yes. And that is also equal to v by u. Is that clear? Yes, correct. And that is tan I by tan r. If the angle of incidence and angle of refraction are large, then we have to go by this. But that will not come. जनरली आप जो है नॉर्मल व्यूइंग करते हैं। अगर किसी को पानी में एक गिलास में गिरा हुआ सिक्का देखना तो ऊपर से देखेगा ना जी, कैसे टेढ़े से देखेगा, ऐसे करके ऊपर से देखेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वी डू नॉर्मल व्यूइंग, मतलब हम ऑलमोस्ट नॉर्मल के अलोंग देखते हैं, हाँ या ना? बताइए, नॉर्मल के अलोंग देखेंगे तो क्या असर पड़ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल एंड सो विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों ही बहुत छोटे छोटे होंगे, हैं? जब ये दोनों बहुत छोटे छोटे होंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तब आपका ये जो t डैश बाई टी आया है या v बाई u आया है, उसको आप tan और i दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए आप उसको sin i बाई sin r लिख सकते हैं। बोलेंगे सर साइन कैसे लिख दिया? अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि अगर एंगल थीटा टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन थीटा को भी लगभग थीटा लिखते हैं और tan ऑफ थीटा को भी लगभग थीटा लिखते हैं, मतलब साइन ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा को बराबर भी लिख सकते हैं। सही है? अब बताइए, साइन आई बाई साइन आर को आप क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोले लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हैं? यहाँ पे सेकंड मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम एयर है, याद रखिएगा। फर्स्ट मीडियम यहाँ कौन है? ग्लास है, ठीक। लेकिन मैं उसको अभी नेम नहीं दूंगा, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। सुनिए, आप टी डैश की वैल्यू, टी डैश बाई टी की वैल्यू आप याद रखिए, या तो n21 या तो फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, या n2/n1 याद रखिए, हाँ या ना? कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं, ठीक। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि टी डैश बाई टी अपॉन n21 n12, या कुछ n21 का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में याद रखते हैं। मैं आपको अलग अलग तरह से लिख के बताऊंगा, फिर मैं कैसे याद रखता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो लिखा है यहाँ बॉक्सेस में वो समझ में आ रहा है? मैं इसको याद रखता हूँ ऐसे, टी डैश टी नहीं याद रखेंगे, टी डैश को लिखेंगे v और इसको लिखेंगे u, इसको लिखेंगे n2 और इसको लिखेंगे n1 प्रॉपर तरीके से, ठीक। और मैं इसको जिस रूप में याद रखता हूँ वो फॉर्म ये है, मैं इसको याद रखता हूँ v बाई यू, सॉरी n2 बाई v
इक्वल टू n1 बाई यू। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यही है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू, क्योंकि रिफ्रैक्शन किस सरफेस से हुआ बताइए? रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हुआ है, यही है ना सरफेस, तो ये प्लेन सरफेस ही है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये दोनों सेम ही रिजल्ट है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ कह लो, या फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस कह लो, दोनों का वैल्यू जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। इस बात को बुरी तरह से याद रखना कि N2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद रह जा रही है। दिमाग में कोई नोशन नहीं होना चाहिए कि N2 डेंसर है, N1 रेयर है, कुछ भी हो सकता है। U रियल डेप्थ है, V एपरेंट डेप्थ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है O, और O डैश क्या है बताइए? इमेज है। बोलिए समझ में आया? तो ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का रिलेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ज्ञान दे दूँ, आगे जाके आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ये देखिए, ये कर्व्ड सरफेस है, इधर दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N2 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N1। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, मान लीजिए इस मीडियम में कहीं जाके बन गई, ठीक। तो यहाँ पता है फॉर्मूला क्या होगा? ये डिस्टेंस U है, ये डिस्टेंस V। यहाँ आप आगे जाके फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R, ठीक। ये जो फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन। बिल्कुल। क्यों बोला मैंने? इसकी ज़रूरत तो थी नहीं यहाँ पे, कुछ तो लॉजिक होगा बोलने के पीछे। लॉजिक ये है कि अगर ये प्लेन सरफेस हो जाए तो इसमें R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन सरफेस, देन व्हाट विल राइट फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर? टेल मी। अरे बेटा, प्लेन सरफेस में F कहाँ से आएगा? मैं कर्व्ड सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो भाई साहब, अरे इमेजिनेशन तो होगा ज़िंदगी में। अच्छा बताओ, किसका रेडियस ज़्यादा है? इसका रेडियस ज़्यादा है कि इसका रेडियस ज़्यादा है? बड़ा रेडियस किसका होगा? फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? है सेकंड वाले का। और फ्लैट करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। क्यों? कैसे निकालते हैं रेडियस? ऐसे रेडियस खींचते हैं, जहाँ मिल जाता है वो सेंटर हो जाता है। यहाँ भी दो परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ मिल जाएगा वो सेंटर हो जाएगा, दूर मिलेगा। अब सोचिए अगर बिल्कुल प्लेन हो जाए तो इसके नॉर्मल मिलेंगे कहीं? तो रेडियस क्या हो गया? इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लेन सरफेस का रेडियस क्या हो जाता है? प्लेन सरफेस का रेडियस क्या हो जाता है? तो यहाँ इन्फिनिटी जरा पुट कीजिए, देखिए सेम फॉर्मूला आ रहा है जो आपने किया है अभी। 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी N2 बाई वी इक्वल टू N1 बाई यू आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको करवाया है, ठीक है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला आ जाएगा N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू
इक्वल टू कितना, 0, जो बनता है n2/v n1/u। ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है जो आपने अभी पढ़ा उसका, समझ रहे हैं। पेंसिल बेंड दिखता है, क्यों दिखता है बताइए? बिकॉज व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट आइदर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, सो वी डू नॉट सी अ स्ट्रेट लाइन पाथ थ्रू आउट, द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं दिखेगा, इट विल सी टू बी बेंट समवेयर, कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा वो। मिरेज समझते हैं? कभी रेगिस्तान वगैरह में या हॉट, बहुत हॉट अगर आपका क्लाइमेट हो और उसमें आप रोड पे चल रहे होंगे तो बहुत दूर रोड पे आपको लगता होगा जैसे पानी गिरा हुआ है, ठीक है, आपको लगेगा जैसे गीला है, वहाँ पानी गिरा हुआ है। ठीक, वो ऐसा क्यों लगता है बताइए? क्या ऐसा दिखता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ दिखते लगता है? ऐसा लगेगा कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब पानी गिरा हुआ क्यों लगता है ये बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर का रिफ्लेक्शन दिखता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। तो मिराज और लूमिंग दोनों आइडेंटिकल ही हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए क्या हो रहा है, इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा, आपको मैं भेज दूँगा, आप लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये हॉट सरफेस है, ठीक, ये हॉट सरफेस के ऊपर लगा हुआ पेड़ है, सही है ना। जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे कूल एयर रहेगा, है ना। वार्म एयर जो बिहेव करेगा दैट विल बिहेव लाइक अ रेयरर मीडियम एंड कूल एयर विल बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। तो ये जो पेड़ से रे आएगी, ठीक, ये रेज कहां से कहां जा रही हैं बताइए? नहीं, ऊपर से आ रही है ना। ये देखिए, पेड़ से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, ये जैसे जैसे आगे जाएंगी क्या होगा बताइए? नॉर्मल से अवे रिफ्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ये देखिए, पढ़िए यहाँ पे, द मिराज इज कॉज्ड बाय, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रोल प्ले करता है, वैसे खाली रिफ्रैक्शन का रोल नहीं होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मीडियम क्या हो रहा है, कूलर एयर जो होगा वो डेंसर होगा, हॉटर एयर जो होगा रेयरर होगा। तो मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंस होता है जहाँ पे रे आपका रिफ्लेक्ट कर जाता है। मिरेज इज कॉज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज ऑफ एयर एट डिफरेंट डेंसिटीज। इन डेजर्ट द सैंड इज वेरी हीट ड्यूरिंग द डे टाइम, एज अ रिजल्ट द लेयर इन कॉन्टैक्ट विथ इट गेट्स हीटेड अप एंड बिकम्स लाइटर। द लाइटर एयर राइजेज अप एंड द डेंसर एयर फ्रॉम द अबव कम्स डाउन। जो हीट हो गया उसकी डेंसिटी एक्चुअली कम है तो ऊपर उठना चाहेगा और कूल एयर उसके जगह आएगा। एज ए रिजल्ट द सक्सेसिव अपर लेयर्स आर डेंसर देन दोज बिलो देम। सक्सेसिव अपर लेयर्स आर देन, जितना नीचे रहेगा, ठीक है, सक्सेसिव अपर लेयर्स आर डेंसर देन दोज बिलो देम। जो ऊपर में लेयर है वो क्या है बताइए? डेंसर है नीचे वाले लेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, a ray of light coming from a distant object like top or tree get refracted from denser to a rarer medium। तो away from normal जाएगा ना, वही मैं बोल रहा था आपको। तो away from normal जाएगा तो क्या होगा? एक रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये रे आ रहा है, ठीक, और ये इंटरफेस है, इधर का रेयर टू डेंसर आ रहा है ना, सॉरी डेंसर टू रेयर है, ऊपर में हाँ डेंसर है, नीचे में रेयर है, सही है, क्योंकि हीटेड है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा ना। अगले सरफेस पे जाएगा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा ही नहीं बढ़ जाएगा? फिर से देखिए, समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे इस पेड़ से रे चला ऐसे, ठीक, ये आपका मान लीजिए इंटरफेस हो गया। ऊपर का एयर क्या है बताइए? डेंसर। और नीचे का एयर क्या है बताइए? रेयर, क्योंकि हीटेड हो गया है। तो ये जो रे है वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगा कि नहीं बंद करेगा? अब जब ये अगले लेयर में जाएगा तो अब इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से ज़्यादा हो गई, आप देखिए, हो गई कि नहीं हो गई? और ज़्यादा हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ज़्यादा हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्शन की जगह TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाइएगा तो एक पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट कर जाता है।
तो रिफ्लेक्ट करके किधर मुड़ जाएगा बताइए, ऊपर मुड़ जाएगा। अब ये रे जिसको मिल रहा होगा, जिस ऑब्जर्वर के पास जा रहा होगा, उसको ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिखेगा ना, बोलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रही है बात? ये कहानी होती है यहाँ पर। तो ये रिस्टोरी पूछ सकता है आपसे। अब देखिए अभी ये होराइजन के नीचे चला गया है ना, अब ये जो रे यहाँ से दिख रही है ये यहाँ पे आ रही है ना। अब बताइए आप कि ये नॉर्मल है कि नहीं है ना, नॉर्मल। और अब ये अर्थ के नज़दीक जा रहा है तो एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा है, और जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएगा एटमॉस्फेयर डेंसर होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता है ना गैसेस का, तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा डेंसिटी कम होता जाएगा। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसको जाना इधर था लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट। उसके बाद ये अगले लेयर में पहुंचेगा, अगला लेयर जो होगा वो और डेंसर होगा। ये देखिए अगला लेयर बनाया मैंने, ये अगला लेयर और डेंसर होगा। तो यहाँ फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं, ये देखिए सही है। तो ये और नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और बेंड करेगा, ज़्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा सा और बेंड करेगा। ऐसे ही करते करते अब देखिए ये तो पैर तक पहुंच गया इंसान के, वैसे आंख तक जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान इस लाल वाली रे के थ्रू सन को देख रहा है उसको ये रे कहाँ से आती दिखेगी? यहाँ से। बोलिए समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको लगेगा कि सन अभी भी वही है। तो इसीलिए सनराइज होने से कुछ समय पहले 2 मिनट पहले दिखना शुरू होता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, ठीक है। तो एडवांस डिले ऑफ सनराइज एंड सनसेट यही है, एडवांस अर्ली राइज ऑफ सन एंड डिलेड सनसेट का कारण यही। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट रोटेशन, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाई 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ? नहीं, सन के शिफ्टिंग में कितना टाइम लगेगा? सन जो है वो ईस्ट से निकल के वेस्ट में डूबता है ना जी, हैं? तो टोटल 360 डिग्री का शिफ्ट कितने टाइम में होता है बताइए? हाँ, तो वही बोल रहा है कि 1 डिग्री का शिफ्ट कितने टाइम में होगा बता दीजिए, 4 मिनट में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस इसको हम लोग यहाँ तक करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक।